हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत में गुज़िश्ता बरस 12 नवंबर को मालेगांव शहर में बंद और एहतजाज किया गया था, जो कि पुरअमन था, मगर दिन ढलने के साथ साथ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था। इस तशद्दुद के मामले में मालेगांव पुलिस ने दर्जनों अफराद के खिलाफ अलग अलग दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए। 55 अफराद अभी तक हिरासत में हैं। उनकी हिरासत को 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पर उनकी जमानत नहीं हो पाई है। इस मामले में दस्तूर बचाओ कमेटी ने मांग की है कि इस मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए, जिसका जैसा जुर्म है उस पर उसी हिसाब से मुकदमा चले, लेकिन जो बेगुनाह है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। 12 नवंबर को जो मालेगांव शहर में बंद था आहनत रसूल की मजम्मत में, और उस बंद में जो वाक़यात हुए और उसमें जो सख्त कलमे लगी, जिसमें तकरीबन 55 से ज़्यादा अफराद जेलों में हैं, और पुलिस को और इंतज़ामिया को समझाने के लिए कि अब वक्त जो है वो हम लोगों पर बहुत मुश्किल है। मेरे शौहर भी जेल में हैं, भले ही मुझे माली तौर पे कोई मुश्किलात नहीं आ रही हो, लेकिन जज्बाती तौर पर और हर मामले में मुझे कमी महसूस होती है। तो जिस तरह मालेगांव शहर के बाकी ख़ानदान परेशान है, उसी तरह मैं भी परेशान हूँ। और दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से आज हमने अलामती तौर पर 3 लोगों का धरना किया था, जो मुल्जिम है उनके घर से 3 लोग ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर हमारा मुतालबा ये था कि चार्जशीट जो है वो अब दाखिल कर दी जाए, और सिर्फ चार्जशीट दाखिल कर देना अहम बात नहीं है। चार्जशीट में इस बहुत सख्त कलम लगी हुई है। जो लोग इसमें किसी तरह के कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शामिल ही नहीं थे, कहीं कैमरे में भी नहीं है, कहीं अखबार में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। कुछ लोग ऐसे थे जो शामिल थे लेकिन उनका मामूली सा रोल था। कुछ लोगों ने तकरीर की और कुछ लोगों ने उससे ज़्यादा किया होगा, लेकिन उनके रोल के हिसाब से चार्जशीट में उनका जुर्म बताया जाए, ये हमारी बड़ी मांग ये थी। चार्जशीट तो 90 दिन में दाखिल होना ही है, लेकिन उनके किरदार के मुताबिक उनके ऊपर रोल बनाया जाए चार्जशीट में, ये हमारी ख़ास मांग थी। मुंबई के हज हाउस में जारी IAS कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की नशिस्तों को कम करने और सीनियर तलबा को निकालने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली के एक वफ्द ने मरकजी हज कमेटी के CEO से इस सिलसिले में खास मुलाकात की है। पेश है ये रिपोर्ट। मरकजी हज कमेटी के CEO मोहम्मद याकूब शेख पर इल्जाम है कि उन्होंने हज हाउस में चलने वाली UPSC कोचिंग सेंटर की नशिस्तें 200 से घटाकर 100 कर दी हैं। इसी के साथ इन्होंने UPSC मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सीनियर तलबा को भी आनन फानन निकाल दिया। इस मामले को लेकर कई अरकान पार्लियामेंट और असेंबली ने मुख्तार अब्बास नकवी को खत रवाना करते हुए नशिस्तों को बहाल करने का मुतालबा किया है। समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने CEO से मुलाकात करते हुए मामले को हल करने का मुतालबा किया। जो यहाँ का कोटा था 200 समझते थे हम लोग, लेकिन ऑफिशियली 200 नहीं था, 100 ही था। इसके पहले जो चीफ ऑफिसर थे उन्होंने अपना पावर यूज़ करते हुए 200 लोगों को यहाँ पे एडमिट किया था। लेकिन अभी हम लोगों ने बात किया इनसे, और इन्होंने रिकमेंडेशन किया हुआ है मिनिस्टर साहब को, मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, और हम लोग खुद भी जाएंगे उनके पास। साहब, अब जो पहले कम एप्लीकेशंस आते थे तो आपने 100 रखा था, अब एप्लीकेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जिस प्रोपोर्शन में एप्लीकेशन बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे एडमिशन भी IAS IPS बच्चों का होना चाहिए। तो इस वक्त शहर में है, उनके पास अकोमोडेशन नहीं है, उनको अकोमोडेट किया जाए। दूसरा कि डिटेल पॉलिसी बनाई जाए ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो कि एम्बिग्विटी रहे कि भाई क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, हम चाहते हैं कि 2009 में जब ये कोर्स चालू हुआ था तो 3 लाख लोग अप्लाई करते थे, आज 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो हमारी मांग सरकार से है कि ये 200 सीट ही नहीं, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़े तब ये सीटों को बढ़ाया जाए, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। मरकजी हज कमेटी के साबिक CEO मकसूद अहमद खान ने मरकजी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की इजाज़त के बगैर 100 नशिस्तों को 200 तक बढ़ा दिया था। मौजूदा CEO का कहना है कि नशिस्तें बढ़ाने के लिए इन्होंने मरकजी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर को खत लिखकर इजाज़त तलब की है। मरकज से इजाज़त मिलने पर सीटों को बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जो अपनी बातें रखी उनमें मोटा मोटी ये था कि साहब जो सीट्स हैं उन्हें बढ़ाया जाए। उन्हें इस बात से हमने इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ जो 100 सीट्स हैं
उसमें एडमिशन भी हो गया, क्लासेस भी चल रही हैं। लेकिन चूँकि ये एक बड़ा इदारा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड थी कि आप इसे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और इस सबसे हम लोग बताया कि हमने पिछले सप्ताह ही मंत्रालय को इसके रिगार्ड में एक चिट्ठी लिखी है और होपफुली कि वो हो जाना चाहिए। हज हाउस में 100 नशिस्तों में 50 के अखराजात हज कमेटी बर्दाश्त करती है और 50 नशिस्तों के अखराजात सेंट्रल वक्फ काउंसिल बर्दाश्त करती है। मजीद 100 नशिस्तें बढ़ाने का मामला मरकजी अक़लियती उमूर की वजारत के सुपुर्द है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से महिउद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने बीजेपी के शराब मुखालिफत बयान पर कहा कि जब से हुकूमत ने फैसला लिया है बीजेपी इसकी मुखालिफत कर रही है। ऐसे फैसले गोवा की हुकूमत, शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत और हिमाचल हुकूमत ने किए हैं, इस पर इनको एतराज नहीं है। नवाब मलिक ने मजीद कहा कि शराब की ज्यादातर दुकानें बीजेपी के लीडरों की हैं, क्या वो सब अपना लाइसेंस सरेंडर कर देंगे? में बिक्री को लेके पिछले सप्ताह सरकार ने निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी मुखर विरोध कर रही है। वो बताए कि शिवराज सरकार ने, गोवा की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने यही निर्णय लिया था कि नहीं। और ठीक है, वाइन का विरोध हो रहा है, बीजेपी विरोध कर रही है। उनके नेताओं के शराब बनाने के कारखाने, उसका लाइसेंस बीजेपी के नेता सरेंडर करेंगे क्या, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कई नेता शराब बना रहे हैं, कई नेताओं के वाइन बिक्री के, शराब बिक्री के दुकानें हैं, कई नेताओं के शराब खाने हैं और सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले लोग, सबसे ज़्यादा पियक्कड़ भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी तो एक नेता बोल रही है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। बीजेपी बताए कि कब ये सारे लाइसेंस वो सरेंडर करेंगे और बीजेपी के नेता शपथ लेंगे कि आज से वो शराब नहीं। कल पेश हुए आम बजट पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी अपना रद्दमल जाहिर किया और कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत का ये 7वां बजट था। आम आदमी को तवक्को थी कि ये हुकूमत टैक्स में कुछ राहत देगी, खासकर नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी, लेकिन बजट के बाद उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। ये मुल्क बुनियादी तौर पर ज़राअत पर मुनहसर करता है। किसानों ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बजट किसानों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतर पाया और इस शोबे से वाबस्ता लोगों का रद्दअमल भी मायूस कुन ही नजर आया। सर्वसामान्य माणसाची एक अपेक्षा अशी होती की हे सरकार हळूहळू सामान्य माणसांच्यावर जी कर आखणी आहे ती खाली आलेली कमी करेल आणि विशेषतः नोकरी व्यवसायाच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या लोकांच्या अपेक्षा टॅक्सेशनच्या संबंधीच्या अधिक असतात, पण ही बजेट फायद्याच्या नंतर त्यांच्या फरकामध्ये निराश आहे। अकोला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर मुस्लिम इलाकों को तकसीम करके उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। इनके मुताबिक वार्डों को इस तरह तकसीम किया गया है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचने का इम्कान है। ये खास रिपोर्ट। अकोला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में आबादी के तनासुब के लिहाज से वार्डों की तकसीम की गई है, जिसको लेकर मुस्लिम हल्के में बड़े पैमाने पर नाराजगी पाई जा रही है। अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम लीडरान ने इल्जाम लगाया है कि मुस्लिम वोटों को तकसीम करने के मकसद से वार्ड बनाए गए हैं। ये जो वार्ड जो काटे गए हैं मुख्य रास्ते को छोड़कर ये नालियों में से और झिकझैक करके मतलब मुस्लिम आबादियों को इसके अंदर टारगेट किया गया ताकि कोई मुस्लिम नगर सेवक ज़्यादा चुनकर ना आए। अभी हम महानगर पालिका ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे और इसके बाद हम फिर आगे और कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसके आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे। वार्ड फॉर्मेशन के दौरान अहम रास्तों और कुदरती तौर पर मुनक़सिम करने वाले इलाकों का सहारा लेकर वार्ड की सरहदें बनाई जाती हैं। मुस्लिम लीडरान का कहना है कि तकसीम के लिए जानबूझकर उन रास्तों का इंतखाब किया गया
जहां मुस्लिम आबादी मुनक़सिम होती है। ऐसी सूरत हाल में बीजेपी को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। आज के सारे अखबारों में ये बातें आज छप चुकी है कि ये जो है भाजपा को जो है सपोर्ट करने के लिए ये प्रभाग रचना की गई है। महानगर पालिका के जो अधिकारी है जिन्होंने ये प्रभाग रचना का काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को सपोर्ट करने के लिए किया है। हम महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, उनसे हमारी कंप्लेंट भेजेंगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को कि जो घटना अकोला में। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां तहरीक तशक्कुर पर राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। सात की कर रहा हूं मैं, 60 की भी करूंगा मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए। आप ठहर जाइए। मगर असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। और हो क्या रहा है? फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे 2 मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं।
एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। तो लोकसभा में तहरीक तशक्कुर पर राहुल गांधी का ये बयान। आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद शहर के गंजान आबादी वाले इलाके शाहगंज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अब 100 बेड के खवातीन अतफाल अस्पताल में तब्दील करने की राह हमवार हो गई है। इस सिलसिले में माहिरीन की 5 रुकनी कमेटी ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जायजा लिया, स्टेटमेंट तैयार किया। इस मौके पर MP इम्तियाज जलील भी मौजूद रहे। 5 रुकनी कमेटी ने रुकने पार्लिमान को बताया कि किस तरह क्लिनिक को अस्पताल में तब्दील किया जा सकता है। वाज़ेह है कि सन 1968 में डॉक्टर रफीक ज़करिया के हाथों इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की शुरुआत हुई थी। MP इम्तियाज जलील ने मेडिकल एजुकेशन एंड कल्चर मिनिस्टर अमित देशमुख से मुलाकात करके अस्पताल के क़याम की तजवीज़ पेश की थी। कमेटी के अरकान से मुलाकात के दौरान MP इम्तियाज जलील ने इस बात का यकीन दिलाया कि अस्पताल के क़याम के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारे डीन साहब ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी की आज यहाँ पे माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के प्रेजेंस में एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग के तहत ऐसा डिसाइड हुआ कि यहाँ पे एक तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट की जगह उपलब्ध है। ये 10,000 स्क्वायर फीट की जगह थोड़ी सी महानगर पालिका के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कार्ड में है और वो महानगर पालिका का ऑब्जेक्शन NOC लेके यहाँ पे अपन कुछ एक 100 बेड का एक महिला रुग्णालय चालू कर सकते क्या, इस हिसाब से चर्चा हुई। वो चर्चे के हिसाब से हम अब प्रपोजल हमारे माननीय अधिष्ठाता को आगे कोरोना केसेस पर काबू होते देख उद्धव हुकूमत ने रियासत के तमाम सियाहती मुकामात यानी स्विमिंग पूल्स, थिएटर, होटलों और सकाफती तकरीबात के लिए मशरूत इजाज़त दे दी है। इसके अलावा शादी में 200 अफराद को शिरकत की इजाज़त दी गई है। ताहम जनाजे में शिरकत करने वालों की तादाद पर अब कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अमरावती जिला इंतजामिया ने भी कोरोना की नई गाइडलाइंस पर अमल करते हुए तमाम होटल, खेल मैदान, थिएटर खोलने की इजाज़त दे दी है। अमरावती के डिप्टी कलेक्टर आशीष बजोल ने बताया कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से जारी की गई कोरोना गाइडलाइन अमरावती जिले में भी आज से लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर 250 इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। औरंगाबाद मिशन ग्रीन मोबिलिटी के तहत इन कारों को खरीदा जा रहा है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक कार की खरीदारी पर 2 लाख रुपए की सब्सिडी रखी गई है। औरंगाबाद ऑटो क्लस्टर के रुकन मनीष कुमार का कहना है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का मकसद मुल्क के अवाम को ये पैगाम देना है कि किस तरह हम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वाज़ेह है कि माजी में औरंगाबाद शहर ने 150 मर्सिडीज कारें खरीदने का रिकॉर्ड कायम किया था। इलेक्ट्रिक कारों के लिए शहर के मुख्तलिफ 5 मुकामात पर चार्जिंग पॉइंट भी कायम किए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मजीद चार्जिंग पॉइंट कायम करने का सिलसिला जारी है। मार्च के महीने में 250 कारों की डिलीवरी हो जाएगी। अभी हम फर्स्ट फेज में 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्च तक ये सिटी में इस प्रोजेक्ट के तहत आ जाएंगी और इसके साथ में जो भी इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए इकोसिस्टम लगेगा उस इकोसिस्टम में भी हम साथ में काम करें, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो चार्जिंग स्टेशन का है, बूस्टर चार्जिंग स्टेशन है। स्मार्ट सिटी के अंदर ऑलरेडी कुछ 5 से 8 चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। इस मुहिम के अंदर भी हम 10 से 12 चार्जिंग स्टेशन जो है वो लाएंगे, तो टोटल शहर में हमारे को लगता है कि अगले 2-3 महीने में 15 से 20 चार्जिंग स्टेशन खड़े हो जाएंगे और वो खड़े हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी व्यवस्था में वो एक क्रिटिकल पार्ट है और बाकी जो एंड यूज़र को बेनिफिट इस प्रोजेक्ट में जुड़ने हो रहे हैं वो भी मिल रहा है। ये दोनों मिलके जो है इसको। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस।